एवरीवन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे एनएमडीसी के बिजनेस के बारे में, एनएमडीसी के फंडामेंटल्स को समझेंगे, फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे और पीयर कंपैरिजन में देखेंगे कि ये इतना अंडर वैल्यूड क्यों है बाकी सभी कंपनी से, और यहाँ पे आगे आउटलुक क्या है। स्टील सुपर साइकिल जो राकेश झुनझुनवाला कह रहे हैं उस पर क्या कॉमेंट है, वो क्या करना चाहते हैं, और चाइना फैक्टर क्या है स्टील की कंपनीज पे जो अप्लाई होता है। ये सारी चीज़ों को समझेंगे और एंड में आपको बताएंगे कि यहाँ पे एनएमडीसी में आपको क्या करना चाहिए और यहाँ पे हमारा क्या राय है। और इसी के साथ हम आपको टेक्निकल यहाँ पे कुछ चीज़ें भी समझाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अभी तक अगर आपने हमारा ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जो कि इंडिया में पहली बार कोई स्टॉक मार्केट न्यूज़ है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारी न्यूज़ एक साथ एक जगह एक ही बार में आ जाती है और ऑटोमेटेड बेसिस पे आती है। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च कीजिए, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन लोग के लिए रिजल्ट्स डिस्कस कर लेंगे जो केवल यहाँ पे ये वीडियो रिजल्ट्स देखने के लिए आ रहे हैं। तो हम फटाफट से यहाँ पे रिजल्ट्स का ये एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो क्वार्टर रहा है ये एनएमडीसी के लिए बेस्ट क्वार्टर रहा है, जो कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी बोला है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रेवेन्यू आया है 6,900 करोड़ का यहाँ पे करीबन रेवेन्यू आया, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्यू ऑन क्यू और वाई ओ वाई बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा आया है, और ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही देखा गया था बाकी सभी स्टील कंपनीज में, भले आप जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करो या टाटा स्टील की बात करो। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो रेवेन्यू के साथ साथ यहाँ पे जो एक्सपेंसेज है वो भी बढ़ गए, बट यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया। बिकॉज अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पे डबल हो रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस डबल नहीं हो रहे। ठीक है, तो इससे अपने को पता पड़ता है कि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं पे अगर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का यहाँ पे करीबन 2800 करोड़ रुपए का आया है, जो पिछली बार से 315 करोड़ था। और अगर आप देखोगे पिछले इससे कंपेयर करते हैं अपन पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ पे करीबन 2100 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ही शानदार है। बट यहाँ पे अपने को एक और चीज़ देखनी चाहिए कि यहाँ पे ओवरऑल प्रॉब्लम क्या थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिछली बार जो था ना वो रेवेन्यू ही बहुत कम था। ठीक है ना, जो कि अपना 31 मार्च 2020 की बात कर रहे हैं। अगर आप उस टाइम देखोगे तो स्टील की कंपनीज वैसे भी अंडर परफॉर्म कर रही थी और लॉकडाउन चालू हो गया था, तो उसके कारण वैसे भी डिमांड हिट हो गई थी। ठीक है ना, तो वो महीना तो आप इग्नोर ही करो, आपके लिए जो सही है वो एनालिसिस है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। ठीक है, बाकी अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करो तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, एक डिसेंट ग्रोथ दिए, 15,000 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है। वहीं पर अगर आप देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड लगभग यहाँ पे डबल होता हुआ दिखाई दिया, 6,200 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पुट ऑन किया है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी भी तरह का यहाँ पे ना वो नहीं है, एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बेसिकली जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ये एकदम है ना ओरिजिनल है, और मतलब ओरिजिनल नहीं बल्कि ऑर्डिनरी है, तो उसी तरीके का है। ठीक है, बाकी अगर आप देखते हो यहाँ पे कंपनी ने डेब्ट टू इक्विटी रेशो दिया है अपना, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो बनता है वो 0.02 बनता है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, और ये अगर 1 से कम होता है तो बिल्कुल अच्छा है। वहीं पर अगर आप देखोगे डेब्ट टू सर्विस कवरेज रेशो जो है ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा है, और इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो जो है 231 का है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पे अगर अपन देखें ईपीएस वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ईपीएस आ रहा है वो 20 का आ रहा है, और लगभग जो इसका भाव चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10 के पी पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है ना, वहीं पे अगर अपन देखें इनकी जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग यहाँ पे 29,800 करोड़ का यहाँ पे जो नेटवर्थ है वो करीबन यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 29,000 ये वाली जो है ना ये नेटवर्थ है इनकी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो नेटवर्थ है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, अभी अब अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कंपनी ने ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जिसके कारण आज है ना रिजल्ट पे इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव क्यों नहीं आया। देखिए कुछ तो यहाँ पे है ना वापस चाइना ने अपना रिवर्सल दिया है। पहले क्या हुआ था, चाइना एक तो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है स्टील का। ठीक है, और एनएमडीसी का काम है आयरन ओर बनाने का, मतलब जो आयरन ओर माइन से निकलता है ना वो बनाने का, मतलब स्टील कंपनीज के लिए और बाकी मेटल कंपनीज के लिए ये लोग मिनरल्स निकालते हैं माइन से, है ना, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है आयरन ओर। अभी चाइना ने पहले बोला था कि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे और इंपोर्ट ना ज़्यादा करेंगे, बिकॉज वहाँ पे ना इंटरनल डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, बट यहाँ पे अभी क्या हुआ, चाइना ने एक और चीज़ बोल दी है कि हम लोग है ना थोड़ा बहुत अपना मेटल यहाँ पे यूज़ करेंगे, अपने रिजर्व से निकालेंगे। तो उसके कारण सभी अगर आप देखोगे तो स्टील कंपनीज यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग में आ गई है। अगर अपन टाटा बीएसएल को देखें या टाटा स्टील को देखें, सभी यहाँ पे है ना बेयरिश जोन में चल रही है अभी। तो यहाँ पे लोग बाग बोल रहे हैं क्या स्टील सुपर साइकिल
आजकल आ गई है क्या। और ऑलरेडी अगर मैं आपको बताऊं तो स्टील की जो प्राइसेस है वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, ठीक है। और अगर अपन आयरन ओर की भी प्राइस देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और ऑलरेडी है ना इन सभी कंपनीज में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ गया है और ये सारी चीज़ें चल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे अभी एक ना इतना अपसाइड नहीं बचा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा ये कंपनी जो पैसा कमाती है वो आयरन ओर से ही कमाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आयरन ओर से कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। उसके अलावा पैलेट, अदर मिनरल्स एंड सर्विसेज, अदर मिनरल एंड सर्विसेज में अपन बात करेंगे ये लोग क्या क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस एनालिसिस में कवर किया जाएगा। और इनका अगर आप देखोगे जो अदर बिजनेस है वो सभी है ना लॉस मेकिंग है, ठीक है, उनमें इतना इनको प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो एबिटा नेगेटिव है उनका। वहीं पे अगर आप देखते हो तो इनकी जो लाइबिलिटीज़ है, यहाँ पे अगर अपन देखें इनकी जो लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है उसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि थोड़ी बात चीज़ ऑब्वियसली है कि नेगेटिव है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसके अंदर भी अपने को है ना बहुत ज़्यादा मतलब है ना डबल होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन पे ज़्यादा बैट कर रही है और इसलिए यहाँ पे ये लाइबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। वहीं पे अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हो तो एक अच्छा खासा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, अगर आप देखोगे तो डबल हो चुका है, ठीक है। और उसी के बाद अगर आप देखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से यहाँ पे कंपनी ने ना बहुत सारा यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए पैसा लगाया है, ठीक है। कंपनी ने कुछ तो यहाँ पे सब्सिडरीज के अंदर पैसा लगाया है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी ने कुछ है ना एसेट्स वगैरह सेल करी थी और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे कंपनी ने ना इन्वेस्टमेंट किया है। तो बेसिकली ये जो सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज को छोड़ दे तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल फिनेंशियल नेचर का है, मतलब कंपनी के पास जो कैश पड़ा है उसको यूटिलाइज कर रही है। और अगर आप देखोगे तो एनएमडीसी के पास बहुत ज़्यादा कैश है, उसकी जो बैलेंस शीट है अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और बैंक बैलेंस है, तो यहाँ पे करीबन अच्छा खासा कैश और बैंक बैलेंस है और इनकी जो टोटल यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ है उससे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इसको कह सकते हो कि नेट डेट फ्री है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी की पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी रही है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी है ना वो चल रहा है कि एक कॉशियस होने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें। बाकी मैं इसमें एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा कि कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे जो सरकार ने और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने है ना डीमर्जर अप्रूव कर दिया एनएमडीसी आयरन स्टील प्लांट का, जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, NISP जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। और उसी के अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि अभी एनएमडीसी का इस साल है ना 149 करोड़ से प्रॉफिट भी कम हुआ है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि कंपनी पे जो रॉयल्टी है ना वो 150% बढ़ गई है, मतलब 150% यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे रॉयल्टी लगेगी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल कंपनी ने यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी है, ठीक है। अब अपन बिजनेस एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे एनएमडीसी 1958 से काम कर रही है, ठीक है। और इनका जो मेन काम है मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम है, जिसके अंदर आयरन ओर, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, मैग्नेटाइट, डायमंड, टिन, टंगस्टन, ग्रेफाइट और बीच सैंड्स। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन ओर, मैंने आपको बताया था उसके रिजल्ट्स में, है ना। उसी के अलावा लार्जेस्ट सिंगल अगर आप देखोगे तो एनएमडीसी इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। अच्छा, आयरन ओर यहाँ पे है ना किन किन को लगती है, अगर मैं यहाँ पे कंपनीज के नाम लूँ तो यहाँ पे टाटा स्टील को छोड़ दो और सेल को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि उनके पास खुद की माइंस होती है। बट JSW और JSPL की अगर अपन बात करें या फिर बाकी छोटी मोटी स्टील कंपनीज की बात करें, जैसे कि अगर अपन अभी जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है श्याम मेटालिक्स और ये जितनी भी छोटी मोटी स्टील कंपनीज है ना, इनके पास खुद की आयरन ओर नहीं होती है, मतलब आयरन की माइंस नहीं होती है। तो ये लोग एनएमडीसी या फिर कोई और आसपास में जो माइंस होती है ना उनसे खरीदते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये है, और एनएमडीसी यहाँ पे है ना रॉ मटेरियल बनाता है, और इनका एक बहुत छोटा सा बिजनेस है। NISP जो स्टील प्लांट है वो बहुत छोटा है। तो इनका मेन काम है आयरन स्टील के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ आता है आयरन ओर, वो बनाने का काम है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनकी ओवरऑल यहाँ पे 3-4 माइंस है। अगर आप देखोगे 3 फुल्ली मैकेनाइज्ड माइन है, जो कि है ना बेलाडिया, डोनीमलाई और फिर यहाँ पे एक और कुछ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इनके जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है ना, यहाँ पे इन्होंने ना बहुत बार, अगर आप देखोगे पिछले साल भी, मतलब अभी तक जो ओवरऑल यहाँ पे इनकी प्रेजेंस रही है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो माइंस की इनकी ओवरऑल यहाँ पे जो डायमंड की माइन है, फिर यहाँ पे ये किरंदुल कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट है, फिर बचेली है, उसके बाद डोनीमलाई और कुमार स्वामी आयरन ओर माइन है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो इनकी है ना वो वाली है, इनकी ओन्ड माइंस है। फिर इनके पास है ना थोड़ी बहुत स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी पार्टनरशिप में। तो अगर आप देखोगे तो ये सारी जो माइंस है ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में, झारखंड और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के साथ है। फिर कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे एक कंपनी
जो कि है ना वो 3 MTPA का एक स्टील प्लांट यहाँ पे डाल रही है, जिसका यहाँ पे डीमर्जर कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक और स्टील प्लांट डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, बाकी यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या बताया, मैं एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारी माइंस को है ना पिछले अपने पूरे करियर में बहुत सारी माइंस को यहाँ पे डेवलप किया है, और उनको या तो सरकार को बेच दिया है, या फिर किसी और एंटिटी को बेच दिया, या फिर वो खुद ही एक नई एंटिटी बना दी गई है, ठीक है ना। तो बेसिकली NMDC का यहाँ पे एक और मेन काम हो जाता है कि वो यहाँ पे माइंस एक्सप्लोरेशन की सर्विस भी देती है, ठीक है। और उनकी एक अभी उन लोग ने ना ये भी बनाया है, ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर बनाया है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना वो एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं, R&D करते हैं माइंस के अंदर, ठीक है ना, कि कहाँ पे अपने को डिपॉजिट मिल सकता है और वो सारी चीज़ें हैं। बाकी कंपनी ने यहाँ पे रिन्यूएबल डिपॉजिट जो रिन्यूएबल एनर्जी में भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, उन्होंने एक विंड पावर प्लांट खरीदा है, जो कि है वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एक है ना जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे एक मैग्नेसाइट की माइन डेवलप कर रहे हैं, और अर्की लाइमस्टोन प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इन लोग का है ना काम करते रहते हैं लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट मेन जो है ये NMDC यहाँ पे अपने आयरन ओर से यहाँ पे हट नहीं पा रहा है, क्योंकि आयरन ओर ही इनके लिए मेन बिजनेस है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल ये उनका पूरा बिजनेस था। अब अपन आ जाते हैं इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे और जानते हैं कंपनी के बारे में। जैसे कि कंपनी ने बोला है बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, ये सिंस इंसेप्शन है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे 30% से इनकी यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोडक्शन बढ़ा है Q4 में YoY बेसिस पे, और वहीं पे सेल्स बढ़ी है 30% से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आप देखोगे स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस है, जो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एवरेज रियलाइजेशन रेट है, मतलब आयरन ओर के लिए जो रेट है वो 6,138 टन रुपये है, 6,138 रुपये पर टन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। EBITDA अगर आप देखोगे इनका बहुत ज़्यादा है, 183% से EBITDA बढ़ा है। PBT और PAT में भी ग्रोथ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कंपनी ने ना प्रीवियस बेस्ट भी दिखाया, अगर आप देखोगे FY11 का यहाँ पे जो Q4 था वो यहाँ पे प्रीवियस बेस्ट था, अगर आप देखोगे EBITDA PBT और PAT के टर्म्स में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY14 के अंदर Q4 के अंदर था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे कंपनी ने बताया कि इनकी जो माइंस है उनका प्रोडक्शन, सेल्स और यहाँ पे ओवरऑल क्या क्या है, ठीक है। इसमें भी अब है ना आयरन ओर भी तरह तरह के होते हैं, लंप होते हैं, CLO होते हैं, फाइन्स होते हैं, और यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें होती है। तो वो अपने को इतना देखना नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये जो रोबस्ट ग्रोथ कंपनी बोल रही है वो कैसे कैसे, अगर आप देखते हो प्रोडक्शन के मामले में अपन ने FY18 के बेस्ट एवर फिगर को पीछे छोड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सेल्स का पहले जो फिगर था वो यहाँ पे कंपनी ने अभी पीछे छोड़ दिया है। वहीं पे अगर अपन देखते हैं ओवरऑल यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, तो यहाँ पे FY19 में बनाया था और वो अब यहाँ पे 15,370 करोड़ का हो गया। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मतलब आप देखोगे ना तो बेस्ट एवर जो प्रीवियस बेस्ट था ना उसको पीछे छोड़ती हुई आई है। वहीं पर एवरेज रियलाइजेशन जो मैंने आपको बताया था, ये ओवरऑल कंपनी का रियलाइजेशन है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और पहले अपन ने आयरन ओर का देखा था, ठीक है ना। बाकी पैट और यहाँ पे PBT में भी ये बताया कंपनी ने कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ओवरऑल कंपनी ने यहाँ पे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे की फिनेंशियल इंडिकेटर्स है, EPS मैंने आपको बताया था 20 रुपये है। BVPS बुक वैल्यू पर शेयर मतलब नेट वर्थ पर शेयर है, अगर आप देखोगे तो इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो करीबन आएगा 2 से थोड़ा कम आएगा, बल्कि 1.8 के करीब आएगा। तो वो है मतलब प्राइस टू बुक रेशियो बहुत कम है, और P रेशियो भी इसका बहुत कम है अगर आप इसको टाटा स्टील या JSW स्टील या फिर किसी भी स्टील कंपनी से कंपेयर करते हो। बट यहाँ पे इसको कंपैरिजन इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग स्टील बनाते हैं और ये लोग है ना रॉ मटेरियल बनाते हैं, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो EBITDA मार्जिन है वो 60% है, जो कि किसी भी स्टील कंपनी का नहीं होता है। स्टील कंपनीज में जो EBITDA मार्जिन देखने को मिलता है वो मैक्सिमम 30 से 40% के आजू बाजू हो जाता है, 30% भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। और अगर आप देखोगे ये जो बिजनेस है ना बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यूनिक है, ठीक है। इतनी पावर और देखो माइंस एक ऐसा बिजनेस है ना हर किसी को मिलता नहीं है और हर कोई कर भी नहीं सकता, और यहाँ पे सरकार का सपोर्ट भी है क्योंकि ये PSU है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे इसका ROCE जो है 76% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 21% का है। तो ये आप चीज़ों को ऐसे आप समझ सकते हो कि कैसे कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। तो अगर आप देखोगे ना तो जो अपना वो है बोरोसिल रिन्यूएबल, उसका भी मार्जिन इतना हाई है, मतलब है ना वो भी एकदम यूनिक बिजनेस है और ये भी एकदम यूनिक बिजनेस है। तो यहाँ पे EBITDA मार्जिन 60% होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्मेंस बताई जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। EBITDA और पैट मार्जिन के बारे में अपन ने बात करी, और ऐसा नहीं है कि EBITDA मार्जिन आज 60% हुआ है, ये पहले भी है ना लगभग 55% के लगभग चलता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे अगर अपन देखते हैं
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने परफॉर्मेंस बताई है। फिर आयरन ओर के प्रोडक्शन की यहाँ पे डिटेल्स बताई कि कैसे यहाँ पे आयरन ओर का प्रोडक्शन बढ़ा है, और अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। फिर वहीं पे सेल्स के फिगर भी ऐसे ही कुछ है, मतलब जो ट्रेंड है वो एकदम राइजिंग ट्रेंड है। ये Q2 से कहानी चालू हुई थी, Q3 में अनलॉकिंग हुई और Q4 के अंदर तो एकदम इकोनॉमी बूम हो गई थी, ठीक है, और वो सारी चीज़ें। और फिर ये आयरन ओर की प्राइसेस वगैरह के बारे में बताया कि यहाँ पे जो बेसिक डोमेस्टिक प्राइस है उसके बारे में बताया कंपनी ने। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरीज है उनकी क्या क्या लोकेशन है, जैसे JKMDC है, NCL, BRPL, NCF, NINL, कृष्णपट्टनम रेलवे कॉर्पोरेशन और KVSL है। उसके अलावा IVCL और लेगेसी आयरन ओर माइन ये है ना बाहर है, लेगेसी आयरन ओर माइन तो अपने ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और इन पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 984 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही कम है। अच्छा, इनके जो टॉप शेयर होल्डर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सभी जो सरकार के शेयर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से लिए जाते हैं। बाकी अगर आप देखोगे मोस्टली यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फंड है, मॉर्गन स्टैनले भी है यहाँ पे, तो SBI भी है, आदित्य बिरला भी है, LIC भी है, कैनेरा भी है, वैनगार्ड भी है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी भी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, HSBC है, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम राधा किशन दमानी वो भी है, ठीक है ना। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बट मैं आपको बता दूं राधा किशन दमानी भी इस कंपनी में शेयर होल्डर है, ठीक है। बाकी मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी भी बड़े शेयर होल्डर को डायरेक्ट कॉपी तो करना ही नहीं है। अच्छा, कंपनी ने अपना यहाँ पे है ना जो डोनीमलाई आयरन ओर माइन है, जो कि इनकी बहुत पुरानी माइन है, उसका यहाँ पे ऑपरेशन चालू कर दिया था। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 150% से यहाँ पे रॉयल्टी बढ़ गई थी। डीमर्जर यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और सरकार ने भी अप्रूव कर दिया है, कभी भी यहाँ पे हो सकता है। बाकी कंपनी बोलती है NMDC माइंस इंडिया शाइन्स। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और टेक्निकल चार्ट्स पे बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या दिख रहा है। वैल्यूएशंस और मैंने पी रेशो के बारे में बता दिया है। पीयर कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है, जैसे अपन ने NTPC में देखा था ना वैसा ही बिल्कुल है। यहाँ पे PSU होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनको अगर कोई नई माइंस मिलती है या फिर कोई बड़ी कंपनी से इनको नया प्रोजेक्ट मिलता है, मान लीजिए अगर JSW या फिर SR स्टील जैसी, अगर आप देखोगे जो निप्पॉन स्टील है, SR जो निप्पॉन मित्तल स्टील बना है अभी, SR स्टील का जो दूसरा नाम है, अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी से इनको नया मतलब है ना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि हमको आयरन ओर अब आपसे लेना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आता है। और या फिर कोई कंपनी अपने नए बिजनेस में जाती है क्योंकि इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि अगर आपने देखा रिन्यूएबल पावर में आ गई है, फिर स्टील प्लांट खोल रही है, और ये अगर स्टील बिजनेस में आगे आती है तो इनमें बहुत ज़्यादा दम है क्योंकि इनके पास आयरन ओर है, ठीक है। इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जो इनके पास खुद बनाते, तो वहाँ पे मार्जिन जो है ना वो इनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर ये स्टील प्लांट में अपना और अगर ढंग से परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल न्यूट्रल संकेत है ना, क्योंकि आपको पता है ये PSU कंपनी है, इनमें ज़्यादा भागा दौड़ी होती नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बहुत सारे जो न्यूट्रल्स है, MACD जो लेवल है वो सेल का यहाँ पे मोमेंटम भी सेल का ही बता रहा है, बट यहाँ पे अगर अपन देखें रेजिस्टेंस यहाँ पे जो बनता है वो 213 का रेजिस्टेंस बनता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 150 का सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब अपन चार्ट्स पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अक्टूबर से लेके अभी तक यहाँ पे जो कंपनी ने ग्रोथ देखने को मिली है वो लगभग 80% की ग्रोथ आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 रुपये से शेयर चालू हुआ था और 80 रुपये पे आ गया। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये 200 रुपये जो मैं बता रहा था ना आपको रेजिस्टेंस लेवल है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे कंपनी तोड़ नहीं पा रही है, ठीक है ना। वो अभी इनने बनाया था और वहाँ पे उसी टाइम अगर आप देखोगे वॉल्यूम गेन भी था, बट यहाँ पे ये मोमेंटम टिक नहीं पाया और वापस टूट गया। एक बड़ी कैंडल बनी और वापस एक छोटी कैंडल बन के एक और नीचे की जो यहाँ पे बड़ी कैंडल बन के वापस स्टॉक आ गया है। अभी यहाँ पे जो मैं बताया था कि रेजिस्टेंस यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो ये वाला है, जो मतलब इन बड़ी कैंडल से पहले जो एक यहाँ पे जोन है ना, यहाँ पे जहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी बहुत आई थी वहाँ पे है। अभी यहाँ पे अपने को क्या करना चाहिए, देखो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो मैटर है ना, यहाँ पे ये है कि इसमें इतना अभी दम नहीं है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप सोचते हो तो आपको सभी को पता होगा यहाँ पे इतना दम है नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसको अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं ना तो आप सोच सकते हो। अगर यहाँ पे स्टील सुपर साइकिल और चलता है, आगे और बढ़ती है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना कंपनी ने सभी स्टील कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, तो यहाँ पे इसका जो टारगेट है वो 300 रुपये तक देखने को मिल सकता है आपको अगले 1 साल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक तो यहाँ पे वैल्यूएशंस भी कम है और यहाँ पे जो स्टील सुपर साइकिल है जो चल रहा है वो इसी तरीके से मेंटेन हो गया तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और जिस तरीके से अभी इकोनॉमी अनलॉक हो रही है तो स्टील की डिमांड वापस पिकअप होगी। डोमेस्टिक में यहाँ पे जो स्टील की डिमांड थी जो पहले के 2 महीने में ख़राब हो गई थी वो यहाँ पे वापस पिकअप होगी, तो उस कारण से वापस यहाँ पे थोड़ा बहुत डोमेस्टिक मार्केट अगर बढ़ता है तो इनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। बाकी एक बार नियर टर्म के लिए अपन टारगेट बोलूँगा तो मैं 213 रुपये का टारगेट देता हूँ, जो कि एक रेजिस्टेंस के लेवल के। यहाँ पे अपने को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आप देखोगे आज भी वॉल्यूम्स काफ़ी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे बट ये क्या हो रहा है कि कंपनी ने
यहाँ पे जो चार्ट बन रहे हैं वो यहाँ पे है ना, कैंडल, छोटी छोटी कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ बन रही है, तो ये सारी नीचे की कैंडल है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इस तरह की यहाँ पे कैंडल्स बनी थी और यहाँ पे फिर ये स्टॉक ने है ना वापस एक बाउंस बैक दिया था। तो वैसे ही कुछ लेवल है, अगर अपन देखेंगे यहाँ पे एंट्रेंस के लिए लेवल क्या हो सकता है, तो 175 वाला ये जो लेवल है ना, मैं ये आपको बताऊंगा 175 176 का जो लेवल है ना, ये वाले लेवल पे अपने को बाइंग करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत बार तोड़ा नहीं है। अगर एक महीने की बात करें तो तोड़ा नहीं है इस लेवल को। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 बार कंपनी ने सपोर्ट बनाया और ये वाला जो तोड़ा था और वापस फटाफट से मूवमेंट आ गया। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली अपना 175 176 का एक सपोर्ट जोन है। बाकी अगर आप देखते हो तो ऊपर में लिमिटेड अपसाइड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली है 186 और यहाँ पे एक ये वाली है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। बाकी इसमें अगर आपको मैंने बता दिया कि एक नियर टर्म टारगेट 213 का हो सकता है, फिर अपन 250 रुपये के लिए देखेंगे और फिर यहाँ पे 300 रुपये के लिए देखेंगे। बाकी मैं हमेशा आपको बोलता हूँ स्टैगर्ड बाइंग में बाइंग करें और स्टैगर्ड मैनर में ही सेल करें। कभी भी एक साथ सारी क्वांटिटी नहीं खरीदनी, कभी भी एक साथ बाय नहीं करना है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया, आज हमने सारी चीज़ें जान ली एनएमडीसी के बारे में, इतना डीप डिटेल्ड एनालिसिस किया है, तो इसी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपना ध्यान रखें।